गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4th सेशन। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आपके कमेंट से ये लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने टॉपिक पिछले सेशन में जो किया था, थोड़ा सा अगर हम उसको याद करें तो हमारा सेशन जो था हमने शुरू किया था वो किया था, इसमें हमने कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, वो हमने सारा सेशन कवर किया। अब हम नेक्स्ट जो शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं मेनली तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक बार छोटी सी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसके लिए। तो आज हम 12th का अपना सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने जो किया था फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, फिर हमने आगे किया था फाइनल गुड्स के ही दो टाइप हो गए थे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो इसको हमने किस तरीके से किया था, वो सभी गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, जिनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, जो अभी फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है, वो सभी हो गई इंटरमीडिएट। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको क्रॉस नहीं किया है, फाइनल यूज़ के लिए भी तैयार नहीं है, और इसके बाद हम इसको कहेंगे यहाँ पर किसी तरीके की वैल्यू एडिशन होना बाकी है, इसलिए नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, जहाँ जो भी गुड्स जो हैं रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाई या रीसेल के लिए खरीदी जाती हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। दूसरी चीज़ हमने फाइनल की थी, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो चीज़ों ने प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर लिया है, फाइनल यूज़र के लिए तैयार हैं, वैल्यू एडिशन अब इनमें कुछ नहीं होना है और ये नेशनल इनकम में हिस्सा बनेगी। यहाँ पर जो एक मेन क्वेश्चन था वो हमने किया था, व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज़। ये सब एंड यूज पर डिपेंड करेगा वेदर द गुड्स विल बी फाइनल और इंटरमीडिएट। इफ वी आर यूजिंग दैट गुड्स फॉर फाइनल सेल, ठीक है, अगर हम उसको अपने लिए खरीद रहे हैं हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए, तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर वो चीज़ अंडर रॉ मटेरियल जाएगी, सेल जाएगी, तो वो इंटरमीडिएट में आ गई। फिर हमने किया था कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, हाउस होल्ड जितनी भी चीज़ें खरीद रहा है वो तो हो गई कंज्यूमर गुड्स, लेकिन एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है प्लस उसको असेट्स के तौर पर यूज़ करने के लिए खरीद रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड्स। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ ये बनते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ये बिल्कुल सही है। मशीनें आप अपने घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो अगर, तो वो मशीन्स क्या है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगी। मशीन के यूज़ पर व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज़। मशीन अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है और एसेट्स के तौर पर यूज़ करने के लिए, तभी वो मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स बनेगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर आ रहा है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं। ये अगर हमारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो तो कैपिटल गुड्स हैं, और कुछ जो होगी वो उसका रॉ मटेरियल वगैरह वाली चीज़ें हैं, वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो प्रोड्यूसर गुड्स इज बिगर कंसेप्ट। प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो ज़्यादा बड़ी कंसेप्ट है बजाय कि इंटरमीडिएट गुड्स के। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स, देखिए कैपिटल गुड्स में तो दो ही प्रॉपर्टी होनी जरूरी है कि वो प्रोड्यूसर यूज कर रहा हो और एसेट्स के लिए यूज कर रहा हो। सो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर, और कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये हमारे जो हैं दो कोड हो गई जो हमने क्लियर करी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
ये हमारी गुड्स के बाद अब हमें इकोनॉमी में जितनी भी हमारी इनकम है उसको कैटेगराइज करना है दो पार्ट में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या रहेगा। देखिए, इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड, NGOs एंड गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसके साथ साथ हम करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। वो सब मैंने आपको रिवाइज कराया जो हमने लास्ट सेशन में किया था, उसी को। देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो सभी एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया जा रहा है, पहली चीज। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अब ये बात है कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात आती है, हु इज द कंज्यूमर इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो हमारा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये कौन कौन करता है। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है हाउस होल्ड की तरफ से, कि एक हाउस होल्ड है अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर रहा है। दूसरा आता है NGOs के लिए, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च, वो भी कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट ज़रूरतें पूरा करने के लिए लोगों पर खर्च कर रहे हैं। और तीसरा आता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन सब चीज़ों को मिला दें तो ये हमारा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट कंजम्पशंस, ठीक है, मेड बाय हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, NGOs फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमारा टोटल हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल इकोनॉमी के अंदर जितना भी खर्च हुआ है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, डायरेक्ट ज़रूरतें पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा, वो हमारा होगा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, फिर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? पहली चीज़ तो ये समझिए, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। एस के बाद कंसेप्ट बदल जाती है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपने जितना भी पैसा लगाया है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, नहीं। इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी डेफिनेशन अलग हो जाती है। जितना भी एक ईयर के ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल में चेंज आया है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? चेंज इन टू द, चेंज का साइन है ये, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक ड्यूरेशन में हमने जितना भी चेंज किया है, मान लीजिए कि आपकी 2020 के मार्च में, ठीक है, मार्च 2020 के अंदर आपके पास जो हैं वो आपके पास 17 मशीन्स हैं, ठीक है, जो कि मार्च 2020 में आपके पास बढ़कर जब आपने अकाउंट क्लोज किए वो आपके पास जो है 20 मशीन्स हो गई। ये जो 3 मशीन्स का है ये हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में से हमने ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चेंज इनटू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आप न्यूमरस एग्जांपल ले सकते हो इस चीज़ के लिए कि आपके पास बिल्डिंग जो है वो 2 करोड़ की थी, आपने एक और फ्लोर बना लिया, अब आपके पास वो बिल्डिंग है 2 करोड़ 50 लाख की हो गई। तो जो ये 50 लाख है इसको हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कहेंगे। नेट चेंज इनटू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितना भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में इंक्रीज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमारी ड्यूरेशन में लगी हुई है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देनी है, तो ये हमारा हो गया। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने 3 कंसर्न पार्टी ली, हाउस होल्ड, NGO और गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा अलग से हो गया। इन्वेस्टमेंट अभी बहुत बड़ा टॉपिक जा रहा है, तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट क्या है।
तो इन्वेस्टमेंट में अभी तक आप ये समझिए जितना भी कैपिटल स्टॉक में चेंज आया है उसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अब आगे हमने टाइप्स, ये पूरी कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के आगे हम टाइप पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के टाइप हो जाएंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हमने देखा था इन्वेंट्री के बारे में, अब पढ़ रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया था वो फिक्स्ड का ही लिया था। इन्वेस्टमेंट की भी दो टाइप हो गई, फिक्स्ड एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स के अंदर जो भी चेंज आया एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, चेंज इनटू फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो हमारा क्या हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन द सेम मैनर चेंज इनटू द इन्वेंट्री, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, अनसोल्ड जो है कुछ चीज़ों का स्टॉक पड़ा हुआ था, उसमें चेंज आया है कि हमारे पास पहले रॉ मटेरियल वगैरह के अंदर 20 लाख रुपए का स्टॉक था, फिर वो बढ़कर जो है 25 लाख का हो गया। जो 5 लाख का स्टॉक हमारे पास बढ़ा वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो चेंज इनटू द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसको कहेंगे, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और हमारी फिनिश गुड्स का जो भी स्टॉक है उसको हम क्या कह रहे हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इनटू द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा क्या हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक चीज़ समझिए, कंजम्पशन कौन कर रहा है, कंज्यूमर, ठीक है, हाउस या फिर एनजीओ या फिर गवर्नमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, हमेशा हमेशा प्रोड्यूसर। अगर गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के रोल में आ जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट की एक ही डायरेक्शन हम ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेनली हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट का जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आप कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हो, अकाउंट्स में हो, तो बैलेंस शीट में हमने देखा कि कंपनी में जितनी भी एसेट्स हैं, पिछले साल से इस साल जितने भी एसेट्स में चेंज आया है, हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट चेक करें और इस साल की, व्हेन वी कंपेयर दैम, the change in both balance sheet is known as investment, simple. And investment is further categorized into two parts, fixed investment as well as inventory investment. Fixed investment change into value of fixed assets only, and change into the value of inventory investment, that is called inventory investment. Stock of mainly word use होता है, change into the stock of fixed assets is equal to fixed investment. Change into the stock of inventory ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। अब हम इसके आगे समझते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास पहले जो है 20 मशीनें थी, अब वो बढ़कर जो है वो आपके पास 25 मशीन्स हो गई हैं। अब ये जो मशीन्स इंक्रीज हुई हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। इकोनॉमी में के लेवल पर देख लीजिए, एक प्रोड्यूसिंग लेवल पर, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर ही पढ़ेंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर पहले से ज़्यादा मशीनें हैं, पहले से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स हैं, सिंपल चीज़ है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप जितना 20 मशीन्स के साथ बना सकते हो, नो डाउट 25 मशीन्स के साथ ज़्यादा बनेगा। तो सबसे पहला है your ability to produce more, that will increase, production capacity will increase. Second, employment generation capacity जो है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 20 मशीन्स पर जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, मोस्ट प्रोबेबली 25 ऑपरेट करने के लिए हमें उससे ज़्यादा ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हमारी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज़ है 20 मशीनें जितनी चीज़ें बना सकती थी, तो गुड्स एंड सर्विसेज दैट 20 मशीन्स कैन प्रोड्यूस, 25 मशीन कैन प्रोड्यूस मोर देन दैट, तो वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। सो इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दैट आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज, आवर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड आवर गुड्स एंड सर्विसेज, और वी कैन से आवर GDP will rise, our GDP will rise. So this is the significance. और अगर मैं ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछूं, इफ यू मेक दिस क्वेश्चन इनडायरेक्ट, आई कैन से हाउ कैन यू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन योर इकोनॉमी, सिंपली वी शुड इंक्रीज अवर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गिव वन सजेशंस टू इंक्रीज योर GDP, अगेन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी,
that is also by increasing fixed investment. So it is the significance, and significance के बेस पर ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछना है तो वहाँ पर हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आंसर आता है। आ जाएगा यहाँ तक समझ में? तो ये तो हमारी हुई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक बार जल्दी से देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चेंज इनटू द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ और हमारा जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम एक इकोनॉमी को फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाते हुए देखेंगे उसका जो है यही इफेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक और आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए आपके पास जितना भी रॉ मटेरियल, अगेन इन्वेंट्री जो है आपकी 3 कैटेगरी की रहेगी, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड। जितना भी इनकी अमाउंट में टोटल चेंज आया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगेन इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ये हमारा हो गया इन्वेंट्री। इसके बाद नेक्स्ट हम कहेंगे, देखिए इन्वेंट्री जितनी भी हमारे पास जाती है वो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की है तो उसका क्या फ़ायदा आएगा? रॉ मटेरियल जो है उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा रखने से क्या फ़ायदा आएगा? और अगर हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं, मान लीजिए आपका शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस है, तो अगर आपकी फैक्ट्री है और आपके पास रॉ मटेरियल लेदर वगैरह जो भी आपका है वो ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसके बेनिफिट आपको क्या पड़ेंगे? उसमें अगर आपने ज़्यादा रखा हुआ है मटेरियल तो क्या रहेगा? सबसे पहले अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई चेन हो सकता है किसी वजह से स्ट्राइक हो गई, गवर्नमेंट में चेंज आ गया, ट्रांसपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या जो रॉ मटेरियल का सप्लायर था उसके वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक एडिटेड है तो पहली चीज़ है अनइंटरप्टेड जो है सप्लाई आपके पास बनी रहेगी, ठीक है। इन प्रोडक्शन, आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी सप्लाई जो है वो आपकी अनइंटरप्टेड बनी रहेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है आप मार्केट अनसर्टेनिटीज़ को अवॉइड कर सकते हो। डे टू डे जो प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं उसको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है प्राइस लगातार बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपका एक लेवल पर सर्टेन हो जाएगा अनसर्टेनिटीज टू सम एक्सटेंट। तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक अगर हमारे पास है तो डे टू डे परचेज हमें नहीं करनी पड़ेगी, पहली चीज़। अब डे टू डे परचेज करने के फ़ायदे नुकसान जो भी हैं वो हमें नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ है फिनिश गुड्स का अगर हमारे पास स्टॉक बना रह जाता है तो हम फ्यूचर की डिमांड को बहुत आसानी से कैटर कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि फिनिश गुड्स की स्टॉक हमारे पास हैं टू कैटर फ्यूचर डिमांड, ठीक है। तो हम अपनी फ्यूचर डिमांड को जो है प्रॉपरली कैटर कर पाएंगे, किसी भी तरीके की सप्लाई चेन में ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी। ये हमारे पास हो गया 2 तरीके का स्टॉक है। अगर मेनली सेमी फिनिश का अलग से नहीं दिया हुआ है तो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। हमें क्या फ़ायदा होता है इन्वेंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कि एक जो भी हमारा प्रोड्यूसर है वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नहीं, इन्वेंट्री में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो है इसमें बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इन्वेंट्री को और 2 तरीके से भी डिफाइन किया गया है, दैट इज प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। देखिए नाम में ही है इनके, प्लान्ड को डिजायर्ड लेवल भी कहा गया और इसको अनडिजायर्ड लेवल भी कहा गया। देखिए आपका किसी भी चीज़ का सीज़न शुरू होता है, जैसे हमने एग्जांपल स्टेशनरी का ही लिया कि इनका सीज़न अप्रैल मई जून में शुरू है, तो इससे पहले मार्च में फेब में स्टेशनरी जो भी शॉप्स हैं उन्होंने एग्रीगेट स्टॉक अपना रखना शुरू कर लिया होगा ताकि जो भी अप्रैल की, मई की, जून की डिमांड हो उसको वो आसानी से कैटर कर सकें। ये तो होती है प्लान्ड इन्वेंट्री। तो जो मार्च के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी से स्टॉक ज़्यादा करना शुरू किया इन चीज़ों को, दैट वाज प्लान्ड और डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री विच इज़ इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड टू कैटर इट सक्सेसफुली। इसको प्रॉपर तरीके से हम कैटर कर पाए इसके लिए हमने जो इन्वेंट्री रखी अनप्लान्ड और डिजायर्ड। और ये किसी भी तरीके का कोई सोर्स ऑफ कंसर्न नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं होती, हमने खुद ही स्टॉक करके रखा है। अभी मान लीजिए मैरिजेस का सीज़न आने वाला है तो बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक रख लिया जाता है पहले से, तो वो जो हम रख रहे हैं
जितना भी स्टॉक हमने रखा हुआ है वो इसीलिए ताकि जब भी फ्यूचर में डिमांड आए तो हम उस सब चीज़ों को सही से कैटर कर पाएँ, मार्केट में उनको डिलीवर कर पाएँ। वो तो हो गया प्लान। लेकिन अब सीज़न मान लीजिए गुजर गया, आपने सोचा था ये सब बिक जाएगा लेकिन बिका नहीं, फिर वो पड़ा रह गया। वो चीज़ क्या है? अनडिजायर्ड और अनप्लान्ड इन्वेंट्री। ठीक है, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे हमें पता ही है कि अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को जितना भी आपके पास इन्वेंट्री बचा हुआ है उसका कुछ इन्वेंट्री तो आपने खुद जानबूझकर इकट्ठा किया है, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो भी मंथ्स हैं उनके लिए चाहिए, वो तो हो गया डिज़ायर्ड। लेकिन कुछ चीज़ें मार्च में ऐसी पड़ी हो गई जो आपने सोचा था कि पहले जनवरी, फरवरी, दिसंबर वगैरह में ये बिक चुकी होंगी, लेकिन वो नहीं बिकी, फिर वो भी आपके पास पड़ी रह गई। वो है आपकी अनडिज़ायर्ड, जो फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं। मार्च में 31 मार्च हम ये बात कर लें, कोई 2020 को अपने अकाउंट बना रहा है, जो वो आने वाले महीनों के लिए, ठीक है, अप्रैल मई के लिए स्टॉक इकट्ठा कर रहा है, वो तो हो गया, वहाँ पर तो हो गया, ये तो हो गया प्लान। लेकिन जो उसने सोचा था पीछे इनसे पहले जो महीने थे, चाहे वो दिसंबर था, जैन था या फरवरी थी, वहाँ पर उसने सोचा था ये चीज़ें बिक चुकी होंगी लेकिन वो बिकी नहीं, तो ये यहाँ तक आ गई। ये है हमारी अनप्लान्ड। तो दो तरीके की इन्वेंट्री है, प्लान्ड और अनप्लान्ड। जो फ्यूचर के महीनों के लिए हमने खुद से रखी है प्लान्ड, जो बची रह गई पिछले महीनों की सेल हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आने की वजह से, वो हो गई अनप्लान्ड। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर है कि कौन सी तरीके की इन्वेंट्री लॉस का कारण बनेगी। सो अनप्लान्ड इन्वेंट्री में गिव राइज टू लॉस, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हो सकता है आपको आउटडेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आगे आउटडेटेड प्राइसेस पर बेचनी पड़े, बिके ही ना या जो भी। तो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न बट प्लान्ड इन्वेंट्री इज नॉट। सो इट इज़ टुडेज टॉपिक। हमने मेनली आज जो किया वो किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है 3 पार्टीज से, इन्वेस्टमेंट क्या है पहले हमने उसको कैटेगराइज किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको समझ आया होगा। थैंक यू।